देखिए, ईरान ने बस इस सीज फायर का वेलकम किया है। इससे ज्यादा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई है जब से 20 सूत्रीय प्लान आया था गजा में 2 बार पहले भी हो चुका है युद्ध विराम, और उसके बाद अचानक से टूटता है। आज की भी कमोबेश स्थिति उसी तरीके से नजर आ रही थी। कुछ जगहों पर फायरिंग हुई है, कुछ जगहों पर टैंकों ने गोलाबारी भी की है, कुछ लोगों की आज भी मौत होने की सूचना है। बस मोर्चे बदलते रहते हैं। एक मोर्चा भी यमन से खुला ही था। अब देखते हैं कि गजा में सीज फायर हुआ है तो क्या अंसारुल्लाह या हूती अपने हमले बंद करते हैं क्या? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इमरान खान जी। नमस्कार। गजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है और अब धीरे धीरे जो जीवन है वो पटरी पर लौटने लगा। जो गजा के लोग हैं वो आतिशबाजी से लेकर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। इमरान जी, इस बीच बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ईरान बेहद खामोश नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जिस तरीके से गजा में अब शांति इतने सालों के बाद लौट रही है, लेकिन ईरान की तरफ से चुप्पी साधे रखना, इस पर कोई उस तरीके से बयान नहीं देना जिस हिसाब से वो हमेशा से फिलिस्तीन के लिए अग्रेसिव दिखाई दिया है। जी, तो ऐसा तो नहीं कि ईरान को अभी लग रहा हो कि जैसे ही गजा में शांति लौटेगी वापस से इसराइल हमारी तरफ। देखिए, ईरान ने बस इस सीज फायर का वेलकम किया है। इससे ज्यादा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई है जब से 20 सूत्रीय प्लान आया था गजा में शांति के लिए, सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। ईरान का जो उसमें रवैया था वो इस तरह का नहीं था कि बिल्कुल ईरान इस पर हामी भरे या बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्साहित नजर आए। उसकी वजह है, दरअसल ये पूरा प्लान इस रूप में भी ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कल को ठीकरा उसके ऊपर न फोड़ा जाए इस्लामिक देशों के जरिए, मुस्लिम देशों के जरिए, अरब देशों के जरिए कि ईरान ही है जो कि सबसे ज्यादा अड़ंगेबाजी करता है, क्योंकि उसकी छवि इस तरह की बनी हुई है। लेकिन उसका जो असल मुद्दा है 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, वहां पर जो इस्लामिक क्रांति हुई, उसका एक अहम जो सुतून है, उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसका उनकी जो एक फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। इमाम खुमैनी जो उसके उनके पहले सुप्रीम लीडर थे, उनकी वसीयत है कि फिलिस्तीन आजाद होना चाहिए, हम अक्सा को वापस लेंगे और फिलिस्तीन जो बनेगा वो फिलिस्तीनियों के लिए बनेगा, फिलिस्तीनियों के शासन के लिए बनेगा, फिलिस्तीनियों का ही उसमें रोल रहेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 20 सूत्रीय प्लान है उसमें तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की गई है, वो किस तरह की होगी, उसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, ये सब ईरान की पॉलिसी में नहीं है। इसीलिए भी ईरान ने इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन ईरान सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि कल को उस पर यह दाग ना आए कि गजा को लेकर ईरान अच्छा नहीं सोचता है, गजा को लेकर के ईरान के की सोच अच्छी नहीं है, कि गजा में डिस्टरबेंस चाहता है, क्योंकि सारे मुस्लिम देश चढ़ बैठेंगे ईरान पर। क्योंकि इस बार आपने देखा कि मुस्लिम ममालिक एक हुए थे। और कतर पर हमले के बाद खास तौर से हमने देखा, बस कतर के हमले के बाद जब उनकी जान पर बनाई कि उन्होंने देखा कि अरे इसराइल तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, तब वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए एक हुए। उनके अवाम की तरफ से तो प्रेशर बन ही रहा था, यूरोप की तरफ से अलग प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर था, अमेरिका की जनता की तरफ से अलग से प्रेशर आ रहा था, तब कहीं जाकर ये प्लान आया है। तो ये प्लान ईरान के जो बेसिक सिद्धांत हैं गजा और फिलिस्तीन को लेकर, उनसे मैच नहीं खाता है। इसलिए ईरान की प्रतिक्रिया इसको लेकर बहुत ठंडी है और बहुत ज्यादा सकारात्मक भी नहीं कह सकते हम उसको। उन्होंने स्वागत कर दिया है, ठीक है, क्योंकि शांति को कौन बुरा कहेगा। लोगों की तकलीफें दूर हो, लोगों को खाना मिले, पानी मिले, उनको रसद मिले, इसको कौन इसमें रुकावट डालना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा सिवाय इसराइल के। इसराइल ने तो ऐसा किया था। तो कोई भी जो मुल्क है, समझदार मुल्क, वो इसमें अड़ंगा नहीं डालेगा। तो शायद मुझे लगता है ईरान ने इसलिए बहुत ज्यादा इसमें कोई दखल नहीं दिया और ना ही इसको लेकर कोई उत्साह भी दिखाया। सवाल एक और उठता है यहाँ पे कि ईरान का मसला अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से गजा में 2 बार पहले भी हो चुका है युद्ध विराम, और उसके बाद अचानक से टूटता है। आज की भी कमोबेश स्थिति उसी तरीके से नजर आ रही थी। कुछ जगहों पर फायरिंग हुई है, कुछ जगहों पर टैंकों ने गोलाबारी भी की है, कुछ लोगों की आज भी मौत होने की सूचना है। लगता है ऐसा कि ये कुछ दिन टिक पाएगा, या फिर जिस हिसाब से इसराइल की पहले से प्रतिक्रिया रही है कि वो हमेशा, क्योंकि इतामार बेन गवीर जो मंत्री हैं जी, इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट में, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। और अगर एक मंत्री नाखुश हो
और वो ठीक उसी दिमाग के दिखाई देते हैं जिस तरीके के नेतन्याहू हैं। जी जी तो बिल्कुल, और उनका सपोर्ट भी उनको इसलिए मिला हुआ है। देखिए इस बार के जो सीजफायर प्लान है, जंगबंदी, उसके कामयाब होने का कि एक बड़ी वजह, अगर ये कामयाब होती तो एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि इसकी गारंटी लेने वाले एक दो तीन देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं और यूरोपियन देश भी हैं, बड़ी ताकतें भी हैं। इस बार इसकी गारंटी तुर्की भी ले रहा है, सऊदी भी ले रहा है, जॉर्डन भी ले रहा है, कतर भी ले रहा है, और इसराइल और हमास तो है ही उसमें, अमेरिका भी ले रहा है। इसकी गारंटी जो है यूरोप के दूसरे देश भी ले रहे हैं, ब्रिटेन भी ले रहा है, फ्रांस भी ले रहा है। तो हमें ऐसा लगता है, या जो हम अपने एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं, कि इसका ये कम से कम कुछ दिनों तक टिकाऊ तो रह सकता है, क्योंकि इसराइल क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, ठीक है, हाँ ईरान से लड़ सकते हैं, उस पर हम आएंगे। अभी जो आपका सवाल था उसका मुकम्मल जवाब अभी आना बाकी, जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं ईरान पर हमला न हो जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बात कही है कि हमने ईरान को सही कर दिया था, टाइट कर दिया था, इसलिए हम ये प्लान करवा पाए। तो जो बात आप कह रहे थे उस पर भी हम आते हैं, लेकिन हाँ आपने जो पूछा, ये प्लान इसलिए टिक पाएगा क्योंकि इसकी गारंटी बहुत सारे देशों ने मिलकर ली है, और इसराइल अलग थलग पड़ गया था, अमेरिका भी अलग थलग पड़ गया था। इसलिए लगता तो यही है कि कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल तक तो ये बदस्तूर बना रहेगा, क्योंकि फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि अब इसराइल के पास कहने और करने को कुछ बचता नहीं है, बहुत ज्यादा दबाव है और बंधकों को छुड़ाने का भी दबाव है। तो लगता है कि ये प्लान टिक पाएगा, और कितना टिकता है ये तो वक्त बताएगा। इमरान जी, डोनाल्ड ट्रंप को बखूबी लोग जानते हैं, और उनके फैसले किस तरीके से वो फैसले लेने में नेतन्याहू से कमजोर नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनके बयान रात भर में भी कभी कभी बदल जाते हैं, जिस तरीके से हमने ईरान पर देखा था। और उन्होंने किस तरीके से आक्रामकता दिखाई थी कि कहाँ तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपा हुआ है, हम उसे जानते हैं, ढूंढ निकालेंगे। और उसके बाद अचानक से उन्होंने टर्न ले लिया, फिर हमला भी हो जाता है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं रुकेंगे नहीं, अब खत्मा है, सरकार वहां पे बदलेगी, सत्ता बदलेगी। ईरान को लेकर भी उन्होंने कहा था, और उसके बाद उन्होंने कई बार ये बातें दोहराई हैं। वो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि अगर मुझे नहीं मिला तो छीन लेंगे, हाल वो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी चाहत नोबेल पुरस्कार तक हो, और दूसरी तरफ इसराइल की चाहत हो कि अभी एक जगह बंद करें और ईरान पर शुरू करें? देखिए ईरान पर हमला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आते रहे इशारों वाले, जिसमें कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तैयारियां जारी हैं, और 12 दिनों की जो जंग हुई थी जून के महीने में, उससे भी हमने मुकम्मल सबक हासिल किया है, और हम उससे दुगना पलटवार करेंगे। वो तो कुछ और था, इस बार कुछ और होगा। पलटवार नहीं, इस बार तो पहला अटैक होगा, क्योंकि ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी तरफ से भी ये बात आई कि हम तैयार हैं। अभी आज ही उन्होंने ये बात कही कि हम किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हैं, अगर हम पे थोपी गई तो, वरना हम शांति के पक्षधर हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि हम शांति के पक्षधर हैं और युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर हम पे जंग थोपी गई या हमें परेशान किया गया तो हम तैयार हैं। तो ईरान की तरफ से ऐसी बातें आना, और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक मोर्चा बंद होगा तो हो सकता है इसराइल का ध्यान दूसरे मोर्चे पर जाए, और ईरान इस बात को भली भांति समझ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जंगी तैयारियों को रोका ही नहीं है। जब से इसराइल ईरान सीजफायर हुआ है 12 दिनों की जंग के बाद, दिव्यांशु, उसके बाद से ईरान से जो बयानात आते रहे हैं, जो खबरें आती रही हैं, वो यही है कि ईरान बिल्कुल भी नहीं रुका है, और ना ही हाथ पे हाथ धरे बैठा है, बल्कि उससे सबक लेते हो। क्योंकि इसराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया था, और आईआरजीसी के जो पासदारान इस्लाम है, उनका जो एलीट फोर्स है, उसके बड़े कमांडरों को टारगेट किया था, उसमें कामयाब भी हुआ। तो अब आइंदा ऐसा न हो, इसके लिए भी ईरान ने पुख्ता तैयारियां जरूर कर रखी होंगी, और उनके जो बयानात आते रहे हैं इतने महीनों में भी, इस जंग के सीज फायर के बाद भी, उन्होंने कहा है सीज फायर सिर्फ, और बहुत से एक्सपर्ट भी ये बात कहते हैं, हम लगातार बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सीज फायर कहीं लिखित नहीं हुआ है। ईरान इसराइल की जंग तो अभी भी जारी है, बस मोर्चे बदलते रहते हैं। एक मोर्चा अभी यमन से खुला ही था। अब देखते हैं कि गजा में सीज फायर हुआ है तो क्या अंसारुल्लाह या हूती अपने हमले बंद करते हैं क्या इसराइल पर? यह भी अभी देखने वाली बात हुई, क्योंकि ईरान ने यमन से मोर्चा खोल रखा है इसराइल के खिलाफ। हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है कि हूती रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे, लेकिन
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस हिसाब से लगातार बयान दिए जाते रहे हैं, और दूसरी तरफ अब जो गजा में शांति लौट रही है उसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि क्या वो टिकेगा या फिर नहीं। लेकिन सवाल एक चीज और इमरान जी, कि जिस हिसाब से नेतन्याहू की सत्ता को लेकर भी हम कई बार, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के जानकार है उनसे भी अगर आपने पूछे होंगे तो उनके तरफ से भी यही बयान दिए गए होंगे कि नेतन्याहू की सत्ता ही युद्ध की बदौलत टिकी हुई है। जैसे ही युद्ध बंद हुआ तो शायद हो सकता है कि वर्तमान सरकार धराशायी हो जाए। हमने देखा कि जब नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था, जज के सामने वो खड़े हुए थे, अचानक से एक कॉल आती है कि सीरिया पर जो है वो अटैक कर दिया गया है। उसके बाद जज खुद कहते हैं कि चलिए आप चूंकि प्रधानमंत्री लेवल के हैं तो आपको जाना पड़ेगा, और सुनवाई टाल दी गई। तो ऐसा तो नहीं कि फिर आने वाले समय में सुनवाई और सत्ता को बचाने के लिए मामला नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है दिव्यांशु। और ये ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, बहुत सारे जानकार बताते हैं, और इस बार तो अरब मुल्कों ने खुलकर कहा है, मुस्लिम देशों ने खुलकर बयान दिए हैं यूएन में कि इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है, और ये उसके उसी ख्वाब को पूरा करने की परिणति है जो हम पे भी अब जो है बात आ गई है। कतर पर हमले के बाद सबने इस तरह से बोला, तो ये तो कोई दबा छुपा एजेंडा तो है नहीं, इसराइल का खुला एजेंडा है ग्रेटर इसराइल। तो निश्चित तौर पर चाहे पीएम नेतन्याहू की सरकार हो या फिर कोई और सरकार इसराइल में आए, सभी का वो एजेंडा, वो तो उनका मूल एजेंडा है, तो उस पर बढ़ेंगे। हो सकता है आप सही कह रहे हैं कि ये गजा का मोर्चा अगर कुछ दिनों के लिए थम जाए, यानी इसराइल हमास जंग में कुछ रुकावट आ जाए, कुछ दिनों की जंगबंदी हो जाए, कुछ दिनों की, हम तो सब दुआ करेंगे कि ये जंगबंदी हमेशा के लिए हो, गजा के लोगों की जिंदगी या कहीं भी जंगबंदी हो। लेकिन ये आशंका है, और ये बहुत सारे जानकार जो लगातार मिडिल ईस्ट पर फोकस रखते हैं, नजर रखते हैं, स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि मुमकिन है कि इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोल दे, इराक में हजदुश शाबी के खिलाफ जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है उसके खिलाफ कोई मोर्चा खोल दे, या फिर सीरिया तो है, सीरिया, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। पूरी कोशिश होगी कि उनकी जो प्रॉक्सी है, उनकी जो प्रॉक्सी है, ईरान के जो हिमायती तंजीमें, जो रेजिस्टेंस है, जिनको पश्चिमी मीडिया प्रॉक्सी कहता है, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं इसराइल, ईरान की, इसराइल के खिलाफ, उन पर कहीं ना कहीं काबू करने के लिए, क्योंकि इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा उनसे है। इसराइल को अरब देशों से खतरा नहीं है, इसराइल को मुस्लिम देशों से खतरा नहीं है, इसराइल को हमास से खतरा था, तो सीज फायर हो गया फिलहाल। अब जो अहम खतरा बनता है वो है रेजिस्टेंस से, और वो रेजिस्टेंस है पूरी तरह से ईरान की पकड़ में, बिल्कुल ईरान के इशारों पर काम करता है, चाहे यमन के हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हजदुश शाबी हो, चाहे कताइब हिजबुल्लाह हो, बहुत सारे संगठन हैं। तो हो सकता है कि वो सभी इसराइल के निशाने पर हो, तो इन देशों में कोई एक मोर्चा खुल जाए। और अगर ये मोर्चा खुलता है और इसराइल ईरान के प्रॉक्सी पर आक्रामक होता है, तो जाहिर तौर पर ईरान उनकी मदद के लिए आएगा, और अगर ईरान उनकी मदद के लिए आएगा तो फिर एक तरह नई तरह की जंग शुरू हो सकती है। तो अभी हम ये कह नहीं सकते कि मिडिल ईस्ट में मुकम्मल शांति आ गई है, पूरी तरह से शांति आ गई है। कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, इसराइल के अगले कदम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका तरीका है, वो तरीकाकार जो है दुनिया जानती है, समझती है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार पीएम नेतन्याहू को लताड़ भी लगाई है फोन पर कि आप बहुत नेगेटिव हैं, आप जब ये जंगबंदी को लेकर के भी वो बहुत ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो गजा पर कंट्रोल हासिल करें, कब्जा करें, और उनकी फोर्सेस बहुत अंदर तक थी मौजूद। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी दबाव था, और उन्हें नोबेल प्राइज लेना है, और कहीं ना कहीं उन्हें जंगबंदी करवानी है, इसलिए वो अड़ गए। वरना इसराइल तो पीछे हटने वालों में से नहीं था, और बहुत ज्यादा तबाही और ज्यादा होती, और ज्यादा जाने जा सकती थी। चूंकि आपने हूतियों का जिक्र किया, पिछले दिनों हमने देखा कि जब दोहा पर हमला हुआ और उसके बाद अचानक से कुछ मुस्लिम देश एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अप्रत्याशित दिखाई देती हैं। अमेरिका की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है, कतर को सुरक्षा गारंटी दी जाती है ट्रंप के शासन कार्यकाल जब तक रहेगा तब तक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरबिया में भी डील हो जाती है एक दूसरे पर वॉर को लेकर के, अगर किसी पर हमला हुआ तो वो दूसरा दोस्त भी उसको मिलकर अटैक करेगा। ऐसे में सवाल ये, हूतियों का जिक्र किया था आपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हूतियों के लिए भी एक नया मोर्चा इधर से खुलने वाला हो? बिल्कुल, आपका शक, आपका संदेह दिव्यांशु गलत नहीं है, ये भी मुमकिन है। और लगातार हम अपनी रिपोर्ट्स में बताते रहते हैं, और बहुत सारी
जो अरेबियन चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी ये रही है कि हो सकता है कि सऊदी अब हूतियों को टाइट करने के लिए कोई मुहिम चलाए। हूतियों को टाइट करने के लिए मुहिम चलाना मतलब ईरान से उलझना। वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, ईरान के हिमायती हैं, ईरान के इशारों पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सऊदी की अंसारुल्लाह के साथ बहुत पुरानी खुन्नस है, आज की नहीं है, 2015 से भी पहले की खुन्नस है। और सऊदी से ही यमन का एक प्रशासन चलता है, एक हिस्से का, ठीक है। तो अब्दुल रब मंसूर हादी की सरकार वहां पर मौजूद है, जो निर्वासित तौर पर सरकार चलाती है। तो खुद मतलब सरकार वहां पर यमन में है एक हिस्से में, और लेकिन प्रेसिडेंट जो है निर्वासित रूप से सऊदी से सरकार चला रहे। तो हो सकता है कि इस बार सऊदी कोई अटैक कर दे, या कुछ इस तरह से हूतियों से पार पाने की कोशिश करे, या उनको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह से अंसारुल्लाह ने अपनी शक्ति दिखाई है, लगातार इसराइल को उन्होंने मारा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये आरोप लगाते हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार ये कहते हैं कि सारे जो अरब के देश हैं वो कहीं ना कहीं इसराइल से जुड़ चुके हैं या जुड़ने जा रहे हैं। सऊदी वगैरह जो है वो भले ही इसराइल को सीधे मान्यता नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार दबाव बना रहे हैं कि सऊदी को भी इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, उसे मान्यता देनी पड़ेगी। पर सऊदी सिर्फ इसलिए अड़ा था कि जब तक कि फिलिस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं निकलता, हम इसराइल को हम मान्यता नहीं देंगे। पर कहीं ना कहीं उनका दिल इसराइल से मिलता जा रहा है। कारण यह है कि इनके पास पेट्रोल की ताकत है, पैसा है, और इसराइल उनका एक ऐसा पड़ोसी जिससे कि बच के ना हो, उलझने की जरूरत ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसराइल से वो इसलिए कभी सीधे उलझते भी नहीं। तो वो सब चाहते हैं कि हम इसराइल से अपने संबंध सामान्य करें और आगे बढ़े, और अमेरिका इसके लिए बहुत बड़ा पुल का काम करता है। तो ऐसे में सऊदी हूतियों को यानी इसराइल के दुश्मन को ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात खुशी देगी। तो सऊदी ये काम कर सकता है, और हो सकता है इसी वजह से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डील हुई हो, भले ही वो इसराइल के खतरे से निपटने के लिए हुई हो, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसराइल से सऊदी को बहुत सीधा खतरा कभी रहा ही नहीं है, कभी रहा भी नहीं है, और आज भी नहीं है। भले ही वो अपनी पब्लिक के दबाव की वजह से इसराइल को मान्यता नहीं देते, लेकिन आरोप तो यही लगता है कि अंदर खाने उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइल को धिक्कारते हैं, कभी ललकारते हैं, कभी हिटलर कहते हैं, कभी यरूशलेम मांगते हैं, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि वो इसराइल के साथ कारोबार भी कर रहे थे। अब वो कहते हैं हमने बंद कर दिया, जुबानी जंग तक से कर रहे हैं। तो यही ये लोग करते हैं, सारे जो अरब खत्ते के मुल्क हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हूतियों पर एक नया मोर्चा खुले सऊदी से, और हूतियों पर अगर अटैक होगा तो ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर एक नया महाज खुल जाएगा, फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है। वही मैं पूछने वाला था कि अगर चौतरफा कहीं ईरान को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग हो कि पहले, ये हम लोग बिल्कुल, हम ये अपनी रिपोर्ट्स में भी और अक्सर बात भी करते रहे हैं कि ये जो 20 सूत्रीय समझौता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात कहते हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ये बात कहते हैं। शौकत भारती जिनका जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं, मिडिल ईस्ट के जाने माने एक्सपर्ट है, वो ये बात कह रहे हैं। अशरफ जैदी जो एक सीनियर सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ईरान में रह के पत्रकारिता कर चुके हैं, भारतीय जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कहते हैं। आकिफ जैदी जो एक रिसर्चर है, भारत के हैं, और ईरान में रहकर रिसर्चर की भूमिका में है, वो भी कहते हैं कि ये तमाम जो 20 सूत्रीय सीज फायर हुआ है, प्लान था या हुआ है, ये ईरान को ही कहीं ना कहीं घेरने के लिए हुआ है, और ये अच्छा हुआ कि कामयाब हो गया। वरना ये भी हो सकता था कि अगर ये नाकामयाब होता तो हमास को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता, ईरान को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता, और इसकी बिना पर जो और हमले तगड़े किए जाते। लेकिन ये चलिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का इतना दबाव था कि ये सीज फायर कामयाब हो गया। लेकिन हाँ, ईरान को तो घेरने की पूरी कोशिश, क्योंकि अरब मुल्क और उस खित्ते के खासों से अरब मुल्क बिल्कुल ईरान को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं बुग़्ज़ पाले हुए हैं। बुग़्ज़ का मतलब होता है एक ईर्ष्या पाले हैं, क्योंकि ईरान की भी अपनी एक पावर है, उसकी भी एक महत्वाकांक्षा है, मिडिल ईस्ट का दबदबा हमारे पास हो, या तेल की दौलत पर हमारा कंट्रोल हो, या हमारे हिसाब से चले। हम अमेरिका को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अमेरिका और उसके समर्थक अरब मुल्क ईरान को पसंद नहीं करते। तो ईरान के बढ़ते प्रभाव को, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद ये बात कही है कि हमने ईरान को पर हमला करके उसको रोक दिया, और तब ये सीज फायर हो पाया, वरना ईरान करने नहीं देता। तो हमने ईरान को समझा दिया कि
हम क्या कर सकते हैं, इसलिए ईरान चुप रहा। तो ये सारे इशारे वही हैं, सारे इशारे वही हैं। सभी ये मानते हैं, अमेरिका हो, इसराइल हो या अरब देश हो, सभी ये मानते हैं कि ईरान बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो वो सब एक दूसरे की मदद, इजराइल उनके लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो सब एक दूसरे को उसी खेमे में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है एक दूसरे के खिलाफ करते हो, लेकिन सबका असली जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो ईरान को के प्रभाव को रोकना है। ईरान भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है और वाकई वो अपना प्रभाव वहां बनाना चाहता है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी में ये है। तो जाहिर सी बात है ये टकराव तो बना रहेगा। लेकिन ट्रंप के अगर हालिया बयान को देखें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने ईरान को ठोका सही से, तब जाके ये बात बनी है, ये उकसावे वाली ही वाक्य ले सकते हैं हम, क्योंकि इस तरीके से बयान उनका देना कि हमने इसको ठोका तो दूसरा आके ये कहता नहीं आप सीज फायर कर लो, हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अब नए तरह का मोर्चा अगर खुलना है तो उसके लिए तो बातें आगे वाले आने वाले दिनों में दोनों तरफ से हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब एक तरफ से क्रिया होगी तो दूसरी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया होगी और ये सिलसिला हो सकता है आगे बढ़ सकता है। अब ये देखना होगा कि ईरान इसमें और किस तरह की अपना रुख दिखाता। अभी तो वो चुप है, अभी तो उसने वेलकम ही कर दिया है इस सीज फायर प्लान का, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये प्लान जब अपने अमल में आएगा तो उस पर ईरान क्या रिएक्शन देता है, कौन कितने छोड़ रहा है, किस तरह से आगे चीजें हो रही हैं। और फिर ईरान की जो पॉलिसी है गजा को लेकर या फिलिस्तीन को वो लेकर, वही है कि गजा के लोगों को या फिलिस्तीन के लोगों को ही उसकी जिम्मेदारी दी जाए। अगर वो पॉलिसी नहीं वहां पर अपनाई जाएगी तो हो सकता है ईरान इसको लेकर के कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे, फिर हो सकता है कि कुछ तनाव पैदा हो। तो ये, या वो ईरान प्रतिक्रिया ना दे तो उसके प्रॉक्सी दे, उसके प्रॉक्सी कहीं ना कहीं इसमें कोई अड़ंगा डालने की कोशिश करें, क्योंकि आसपास तो पूरा घिरे हुए ना उसके प्रॉक्सी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो हैं। तो अब आगे आने वाले दिन बताएंगे, वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने सरकार को एक चीज बताई है, उन्होंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि हमास ये चीज छिपा रहा है कि उसके हाथ से कुछ मरे हुए बंधक गायब हैं। और अगर ये बात पता चलती है उस वक्त जब अदला बदली होगी, क्योंकि इसमें यह भी शामिल है कि 48 जो बंधक है, चाहे वो मरे हुए हो या फिर जिंदा हो, उनको सबको लौटाना है। और अगर ऐसे में हमास लौटा नहीं पाता तो कहीं ये पहले से फिर भी वो तैयारी तो नहीं है कि पहले हम जीवित को ले लेंगे, उसके बाद जब मरने वाले होंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। देखो हमास इतने लोगों को नहीं दे पाया, जो मरे हुए हैं उन पर खेल हो। देखिए, सीज फायर को लेकर जो बात हुई है और इतने देशों की मौजूदगी और इतने देशों की गारंटी के साथ हुई है, तो उनमें इन तमाम बातों पर चर्चा तो हुई होगी। एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई होगी। इसराइल का जो नेचर है और किसी भी देश का, कि वो अपने लोगों को दुनिया में कहीं से भी आजाद कराएगा, या अपने लोगों पर कोई मुसीबत अगर आई है तो वो उसको दूर करेगा, छुड़ा कर लाएगा, बचा कर लाएगा। तो हर देश का, और इसराइल तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रहा है शुरू से इस बात को लेकर। तो निश्चित तौर पर हमास, इसराइल और बाकी जो देश इस बातचीत में शामिल थे, उनकी तरफ से ये बात आई होगी, हमास की तरफ से, क्योंकि हमास के प्रतिनिधि भी तो हर बात को साफ साफ रखेंगे ना। जो अगर कोई बंधक नहीं रहा है दुनिया में उसका जिक्र भी होगा, जो उनके पास नहीं है उसका भी जिक्र होगा। तो कहीं ना कहीं इसराइल ने भी पूरा टटोला होगा, कितने मिल सकते हैं, कौन कौन, उनके पास भी लिस्ट होगी, इनके पास भी लिस्ट होगी, वो तमाम तरह का मिलान हुआ होगा। तो हमें लगता है, जो हम स्टडी कर पा रहे हैं और लगातार इस पर नजर रख पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी तो होगी। हाँ, आने वाले वक्त में अगर हमास के खात्मे के लिए इसराइल के मन में कोई भाव है तो वो इस तरह का मुद्दा पकड़ सकता है। नहीं इमरान जी, अगर पिछली बार का हम जिक्र करें तो हमने देखा था कि जब बंधकों की, जो मृत बंधक थे, जब उनकी जो अस्थियां थी उनको जब दिया जा रहा था तो इसराइल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि हमास खेल कर रहा है, ये अस्थि उनकी नहीं है, ये दूसरों की अस्थियां हमें सौंप रहा है। तो ऐसा कोई गेम पहले से न तैयार हो, क्योंकि तब तो दिक्कत होगी। बाकी के जो मध्यस्थ हैं उनको भी पता है कि इसराइल की बातों पर भरोसा करना मतलब अपने आप से खुद कुआं खोदना और उसमें गिरना। जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दिव्यांशु, लेकिन इसके लिए हमें वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा, आगे क्या कुछ होता है। अभी ये वाली सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है और भविष्य ही बताएगा कि वाकई ऐसा होगा कि नहीं। क्योंकि हमास जिस कॉन्फिडेंस से अगर सीज फायर डील को कर पाया, ठीक है, तो उसके पास बंधक तो है, इसका मतलब, और उसके पास वो सारे लोग भी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ तो उनकी भी तैयारी होगी। और हमने पिछले बार भी देखा था जब सीज फायर हुआ था
तो हमास ने जिस तरह से बंधकों को छोड़ा था, भले ही इसराइल ने आरोप लगाया कि हमें गलत अस्थियां दे दी गई या गलत जो उनके बाकियात थे वो दे दिए गए, लेकिन हमास ने अपनी तरफ से पूरी दुनिया को दिखाते हुए जिस तरह से उन्हें छोड़ा था, और वो अपने आप में बहुत ही मतलब इवेंट था। पूरे खंडहरों के बीच उसने इवेंट सजा करके और स्टेज बना करके पूरा शामियाना सजा करके बंधकों को छोड़ा था। तो उनकी तैयारियों को देखकर लगता तो है कि वो भी अपने तरफ से, और आज भी कहा जाता है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट बताती कि आज भी इतना 2 साल की जबरदस्त जंग और हमास का कि तमाम लीडरशिप का खात्मा हो जाने के बाद भी अब भी कहा जाता है कि करीब 40,000 हमास के लोग गजा में मौजूद है। तो इसराइल बात किन से कर रहा है? अमेरिका बात किन से कर रहा है? जो है उन्हीं से तो कर रहा है। और वो क्या है? वो गजा के लोग ही हैं। वो हमास कोई अलग से नहीं है, वो गजा के लोग ही हैं जो कि लड़ रहे हैं या जो झेल रहे हैं, वो तमाम हमास है। तो जितना हम समझ पाते हैं कि वो उनकी तैयारी होगी और वो पूरी तैयारी के साथ अपने बंधक छोड़ेंगे, उनके बंधक आजाद करेंगे और अपने जो कैदी हैं उनको बरी करवाएंगे, और पूरी गिनती के साथ ये सब कुछ होगा। उन्होंने भी बहुत से नाम अपने जो कई कमांडरों की लिस्ट दी है, तो हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चीजें वहां बहुत तेजी से बदलती हैं, कभी पल में कुछ हो जाता है, और इजराइल का तो नेचर एक पल में तोला पल में माशा। तो उसको देखते हुए बाकी लोगों ने शायद इसलिए गारंटी भी ली होगी कि इजराइल इस बार ऐसा नहीं करेगा, आक्रामकता नहीं दिखाएगा और सारी चीजें आसानी से निपट जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो और गजा में एक बार फिर से जो नरसंहार जिसे बताया जा रहा है वो रुक जाए और वो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं वापस से उन घरों की ओर लौटे जो तबाह हो चुके हैं। वापस से वो सब चीजें खड़ी हो जाए, उनकी आसियाने हो जाए और फिर से वो जिंदगी पटरी पर लौट जाए, वहां बिजली पहुंचे, खाना पहुंचे और जिंदगी जिसकी बात की जाई है वो सबसे पहले लौटे। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्ते। शुक्रिया।